साल है 1870, 1870। एक ऐसा समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। फ्रैंको प्रशियन युद्ध, फ्रैंको प्रशियन वॉर का साया पूरे यूरोप पर छाया हुआ है। हर तरफ युद्ध की आहट सुनाई देती है। अल्सास लोरेन के एक छोटे से गांव में फ्रांस नाम का एक जवान लड़का जिंदगी का एक ऐसा सबक सीखने वाला है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। यह गांव जहां हर दिन एक जैसा लगता है, आज कुछ अलग होने वाला है। इस गांव में जिंदगी बहुत ही सीधी सादी है। युद्ध के बड़े बड़े खेलों से दूर लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, खेतों में काम करते हैं और बच्चों को स्कूल भेजते हैं, या यूं कहें कि ऐसा ही लगता है। लेकिन सतह के नीचे कुछ बदल रहा है। लेकिन बदलाव हवा में है, एक ऐसा बदलाव जो इस दिन को फ्रांस की यादों में हमेशा के लिए अमर कर देगा। यह बदलाव न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे गांव को प्रभावित करेगा। फ्रांस हर दिन की तरह आज भी स्कूल जाने की सोच रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए स्कूल की ओर बढ़ रहा है। फ्रेंच भाषा उसकी अपनी भाषा, वह विषय है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। उसे लगता है कि वह कभी इसे ठीक से नहीं सीख पाएगा। उसे क्या पता यह आम दिन कितना असाधारण होने वाला है, उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़। यह दिन उसे सिखाएगा कि कभी-कभी सबसे साधारण दिन भी सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रांस कोई बहुत ज्यादा पढ़ाकू छात्र नहीं है। उसे तो सुकून मिलता है कुदरत की आवाजों में, चिड़ियों की चहचहाहट में और पत्तों की सरसराहट में। फ्रेंच व्याकरण अपने कठिन नियमों और क्रिया रूपों के साथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पार्टिसिपल्स और वर्ब्स के बारे में सोचकर ही उसके मन में डर बैठ जाता है। वह तो यही चाहता है कि अपना पूरा दिन बाहर खेलने में बिताए, अपने दोस्तों के साथ या जंगल में घूमने में। उसकी कक्षा के बाहर की दुनिया उसे अपनी असीम आजादी और रोमांच के साथ बुला रही है, लेकिन जिम्मेदारी बुला रही है, और फ्रांस भारी मन से खुद को स्कूल खींच कर ले जाता है। एक चमकदार धूप वाली सुबह का आकर्षण जवान फ्रांस के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन साबित होता है। फ्रैंको प्रशियन युद्ध, फ्रैंको प्रशियन वॉर दूर से आती हुई किसी गड़गड़ाहट की तरह लगता है। बहुत दूर कहीं तूफान उठ रहा है। प्रकृति के मनमोहक नजारे और आवाजें उसे रोमांच का वादा कर रहे हैं। वह सोचता है कि स्कूल न जाए, अपने दोस्तों के साथ खेलने और मस्ती करने चला जाए। अपने सख्त फ्रेंच मास्टर एम हामेल का सामना करने का विचार उसे डराता है। उसका मन उलझन में है, एक तरफ आजादी का आकर्षण और दूसरी तरफ कर्तव्य का भाव। जैसे ही फ्रांस अनिच्छा से स्कूल के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास होता है। रोज सुबह उसे मिलने वाली बच्चों की बकबक और हंसी की आवाजें गायब हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। उसे एक और असामान्य चीज दिखाई देती है। एम हमेल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, जो वह रविवार को पहनते हैं। वह बहुत गंभीर दिख रहे हैं और इससे माहौल और भी गंभीर हो गया है। फ्रांस का दिल बैठ जाता है और उसे कुछ बुरा होने का आभास होता है। इस असामान्य गंभीरता का कारण क्या हो सकता है? भाग 5, आखिरी पाठ। फ्रांस कक्षा में प्रवेश करता है। उसकी धड़कन बहुत तेज हो रही है। जो नजारा उसे दिखाई देता है, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। कक्षा में आज ज्यादा भीड़ है। पीछे की तरफ गांव वाले बैठे हैं। उनके चेहरों पर उदासी और घबराहट के भाव हैं। एम हामेल घोषणा करते हैं कि यह उनका आखिरी फ्रेंच पाठ होगा। प्रशन अधिकारियों ने आदेश दिया है कि अब से अल्सेस लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। एक साथ सारी कक्षा में हैरानी की आहट गूंजती है। उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। इस घोषणा का भार फ्रांस पर बिजली गिरने जैसा लगता है। भाग 6, एक नई कद्र। यह एहसास कि यह उसकी अपनी मातृभाषा को अपनाने का आखिरी मौका है, फ्रांस पर एक रहस्योद्घाटन की तरह हावी होता है। यह एक ऐसा क्षण है
जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। उसे अचानक उस चीज की कीमत का एहसास होता है जिसे वह हमेशा हल्के में लेता रहा है। वह समझता है कि उसने कितनी बार इस अवसर को गंवाया है। फ्रेंच भाषा, जो उसे हमेशा उबाऊ और कठिन लगती थी, अब अनमोल लगने लगी है, संजोकर रखने लायक चीज। वह अब इसे एक नई दृष्टि से देखता है, एक ऐसी दृष्टि जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वह पूरे ध्यान से एम हामेल की बातें सुन रहा है, जिनकी आवाज में भावनाओं का उतार चढ़ाव है, जो अपना आखिरी पाठ दे रहे हैं। एम हामेल की हर बात में एक गहराई है जो फ्रांस को अंदर तक छू जाती है। हर शब्द, व्याकरण का हर नियम फ्रांस को इस तरह प्रभावित कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह महसूस करता है कि यह ज्ञान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह अपने गुरु के हर शब्द को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, जितना हो सके उतना सीखने की ठान ली है। यह उसके लिए एक नई शुरुआत है, एक ऐसा अवसर जिसे वह एक ही कानी अब कभी नहीं खोना चाहता। भाग 7, भाषा की ताकत और सुंदरता। एम हामेल भारी मन से फ्रेंच भाषा की सुंदरता और महत्व के बारे में एक हार्दिक भाषण देते हैं। वह इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहते हैं, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक। वह अपने छात्रों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी भाषा को कभी न भूलें, क्योंकि यही उनकी पहचान की कुंजी है। वह कहते हैं, जब एक राष्ट्र गुलाम होता है तो जब तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, यह ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। उनकी बातें फ्रांस के दिल को छू जाती हैं और उसके अंदर अपनी मातृभाषा के लिए एक नया सम्मान और प्यार जागता है अतः। भाग 8, एकजुट समुदाय। कक्षा अब केवल सीखने की जगह नहीं रही। यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह साझा विरासत के मंदिर में तब्दील हो गई है। गांव वालों की उपस्थिति, उनके चेहरों पर उके हुए दुहक और दृढ़ संकल्प के भाव इस आखिरी पाठ के महत्व को दर्शाते हैं। उनके चेहरों पर उके हुए दुख और दृढ़ संकल्प के भाव इस आखिरी पाठ के महत्व को दर्शाते हैं। वे जानते हैं कि यह केवल एक भाषा का पाठ नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का प्रतीक है। इस आखिरी पाठ के महत्व को दर्शाते हैं। वे अपनी भाषा को श्रद्धांजलि देने के लिए विपत्ति के समय एकजुटता दिखाने के लिए वहां मौजूद हैं। वे अपनी भाषा को श्रद्धांजलि देने के लिए विपत्ति के समय एकजुटता दिखाने के लिए वहां मौजूद हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। विपत्ति के समय एकजुटता दिखाने के लिए वहां मौजूद हैं। फ्रांस ने पुराने मेयर हाउजर को देखा, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और जो व्याकरण के नियमों को बड़ी लगन से कॉपी कर रहे थे। फ्रांस ने पुराने मेयर हाउजर को देखा, डिक्कीसी की, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और जो व्याकरण के नियमों को बड़ी लगन से कॉपी कर रहे थे। यह दृश्य उनके लिए बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक था, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और जो व्याकरण के नियमों को बड़ी लगन से कॉपी कर रहे थे। लोहार, किसान, बेकर सभी अपने दुख में एकजुट हैं, फिर भी अपनी भाषा की भावना को जीवित रखने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ हैं। और जो व्याकरण के नियमों को बड़ी लगन से कॉपी कर रहे थे, लोहार, किसान, बेकर सभी अपने दुख में एकजुट हैं, फिर भी अपनी भाषा की भावना को जीवित रखने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ हैं। लोहार, किसान, बेकर सभी अपने दुहक में एकजुट हैं, फिर भी अपनी भाषा की भावना को जीवित रखने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ हैं। यह एकजुटता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। सभी अपने दुहक में एकजुट हैं,
फिर भी अपनी भाषा की भावना को जीवित रखने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ हैं। यह एकजुटता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। फिर भी अपनी भाषा की भावना को जीवित रखने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ हैं। यह उसी की कराम के एकजुटता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है जो इस समुदाय को और भी मजबूत बनाता है। भाग 9 वाइव ला फ्रांस पाठ का समापन। एम हैमल द्वारा ब्लैकबोर्ड पर बड़े बड़े और मोटे अक्षरों में वाइव ला फ्रांस लिखकर होता है। वह एक पल के लिए वहां खड़े रहते हैं। उनकी पीठ कक्षा की ओर है, उनके कंधे भावना से कांप रहे हैं। फिर अपने छात्रों की ओर मुड़ते हुए वह अंतिम हृदय विदारक शब्द कहते हैं, स्कूल खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो। उनके शब्दों की आखिरी गूंज हवा में भारी पड़ती है। छात्र जिनके दिल उदासी और विद्रोह के मिले जुले भावों से भरे हुए हैं, धीरे धीरे कक्षा से बाहर निकलते हैं। आखिरी पाठ समाप्त हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव उनके दिलों में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा। भाग 10 अमिट विरासत। आखिरी पाठ नुकसान और भाषा की स्थायी शक्ति की एक मार्मिक कहानी है। यह सांस्कृतिक पहचान के एक मूलभूत तत्व के रूप में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपनी मातृभाषा के प्रति उदासीन छात्र से उसके एक जुनूनी रक्षक के रूप में फ्रांस का परिवर्तन सांस्कृतिक जागृति के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। कहानी हमारी भाषाई विरासत को संजोने और संरक्षित करने के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है। यह मानव भाषा की समृद्धि और विविधता को अपनाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपने अतीत से जुड़ते हैं, अपने वर्तमान को समझते हैं और अपने भविष्य को आकार देते हैं।